और आज हम करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का एक और चैप्टर और इसका नाम रहने वाला है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अगर आप सबको एएमयू, बीएचयू और जामिया का 9th एंट्रेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल चाहिए तो आप हमारे ऐप पर जाइए एंट्रेंस वाला पर और वहां से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 8439844344 से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। और चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमारा गोल क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर कर्व्स, फिर पढ़ेंगे हम पॉलीगन्स, फिर पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ पॉलीगन, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी और फिर क्वाड्रिलेटर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी। अब ये चैप्टर का नाम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स तो रख दिया है, पर हमें जो ये क्वाड्रिलेटर पढ़नी है वो सिर्फ एंड में पढ़नी है। उससे पहले हमें किसकी पढ़ाई करनी है? कर्व, पॉलीगन और उनसे बनने वाले एंगल्स के बारे में हमें जानना है। इस लेक्चर के अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी तक सॉल्व कर लेंगे और ये वाली जो सेकंड, ये जो आपका लास्ट टॉपिक है, ये आपको लेक्चर नंबर 2 में देखने को मिल जाएगा, या फिर अगर आप वन शॉट देख रहे हैं तो इसी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए तो फिर जानते हैं सबसे पहले कर्व्स क्या होता है। तो कर्व क्या है? कर्व क्या है? तो अभी तक मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूं, मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूं बस बिना पेंसिल उठाए, जैसे बिना पेन को उठाए, जैसे मैंने ये लाइन बनाई, तो ये जो लाइन बनी है ये क्या हमारी एक कर्व है। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये क्या हमारी एक कर्व है। अगर मैं ऐसी कुछ एक और बना दूं, ऐसे कुछ डिजाइन बना दूं, तो ये भी क्या हमारी एक कर्व है। ये भी क्या चीज हमारी एक कर्व है। बिना पेंसिल को उठाए जो भी मैं चीज बनाऊं वो चीज क्या कहलाई जाने वाली है? कर्व। तो आप अगर ट्रैक्ड आउट ऑन अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट इज कॉल्ड कर्व। तो कर्व क्या है कि एक, जैसे मैंने ये स्ट्रेट लाइन खींची तो ये भी क्या है? एक तरह का कर्व है, क्योंकि मैंने इस पे क्या नहीं करा? पेन को नहीं उठाया। तो अगर मैं पेन को नहीं उठाता हूं तो ये क्या कहलाया जाएगा? कर्व कहलाया जाएगा। अभी कुछ बेसिक टाइप है इसके और सरल सरल से इसके थोड़े थोड़े टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आता है ओपन कर्व। ओपन कर्व का मतलब क्या है कि जिसका एंड पॉइंट ये वाला पॉइंट है, मान लेते हैं ए पॉइंट से चले हम, तो ए पॉइंट से चले और उसको हमने खत्म कर दिया बी वाले पॉइंट पर, तो ये बीच में क्या रहेगी? जगह रहेगी। तो ये वाला क्या कहलाया जाएगा? हमारा ओपन कर्व कहलाया जाएगा। तो ओपन कर्व क्या है कि जहां से स्टार्ट हुए हो और वहीं पे अपना एंड ना करो, तो उसी को क्या कह देंगे? हम ओपन कर्व कह देंगे। जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? अलग हो, उसी को कह देते हैं हम ओपन कर्व। फिर इसके बाद आता है क्लोज्ड कर्व। फिर इसके बाद क्या आता है? क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज्ड कर्व क्या है कि अगर आप जहां से स्टार्ट हुए हो, मान लो मैं ए से स्टार्ट होता हूं, तो ए से स्टार्ट हुआ और ए से घूमते घामते मैं दोबारा से कहां पर पहुंच गया? ए पर ही पहुंच गया। तो ये क्या कहलाया जाएगा? हमारा क्लोज्ड कर्व कहलाया जाएगा, क्योंकि क्लोज्ड कर्व जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का इधर से स्टार्ट करा, ये पूरा ऐसे घुमा के इधर ही ले गए, तो ये ट्राइंगल जो है ये क्या हमारा एक क्लोज्ड कर्व है। ऐसी ये रेक्टेंगल, ऐसी ये स्टार, ऐसी ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं, तो ये जितनी भी शेप दे रखी हैं ये सब क्या है? हमारी क्लोज्ड कर्व है। इसके बाद आता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो अ क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इट इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व। जैसे मैं अभी ये बनाता हूं, ये क्या है? एक ट्राइंगल। तो ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया ये क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि इसमें लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। जैसे मैं बनाता हूं ये, तो ये क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो मैंने सर्कल बनाया है, पर ये नहीं है सिंपल क्लोज्ड कर्व। ऐसे मैं लेके गया और ऐसे मैंने जोड़ दिया, ये वाला सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरसेक्टिंग है। यहाँ पर क्या है? ये इंटरसेक्टिंग हो रहा है, इसलिए इसे क्या नहीं कहेंगे हम? सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं कहेंगे। तो इसमें से ये ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्टार, ये तीनों क्या है? हमारी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। पर ये वाला जो एंड में दे रखा है ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। मैं ऐसा कुछ बना दूं, अब ये कर्व तो है और ये कैसा कर्व है? क्लोज्ड कर्व है, पर ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, क्योंकि ये इस वाले पॉइंट पे भी काट रहा है, ये यहां पर भी काट रहा है और यहां पर भी काट रहा है। अब ये दो जगह काट रहा है, तो ये वाला क्या नहीं है? हमारा एक सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं कहलाया जाएगा। सिंपल क्लोज्ड कर्व वो होते हैं जो अपने आप को कभी भी ना काटते हो। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे पहले पॉलीगन। बेसिक क्या है? सबसे पहले पढ़ा कर्व। कर्व क्या है? हम बिना पेन को उठाए या बिना पेंसिल को उठाए हम सीधे सीधे कुछ भी एक बनाते चले जाएं, फिगर ड्रॉ, कुछ भी ड्रॉ करें हम, कुछ भी बना दें। जैसे मैंने ये बना दिया, ये नाक बना दिए, तो ये क्या है? हमारा एक कर्व है। अब कर्व दो तरह के होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज्ड। ओपन कौन से होते हैं? जिनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हों? अलग अलग हों। और क्लोज्ड कौन से होते हैं? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या हों? सेम हों, उसी को हम क्या कह देते हैं? क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज्ड कर्व भी
उसके अंदर भी टाइप होता है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से होते हैं? जो अपने आप को कभी भी इंटरसेक्ट ना करते हों। फिर इसके बाद सबसे मेन चीज, सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलीगन। पॉलीगन क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व है, मतलब अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। और ये किससे बनना चाहिए? खाली लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए? खाली लाइन सेगमेंट से। जैसे मुझे क्लोज्ड चीज बनानी है, लाइन सेगमेंट का मतलब समझिए पहले। ये लाइन जो मैंने ये लाइन खींची, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। इसके दो एंड पॉइंट होने चाहिए, तो इसी चीज को क्या कह देते हैं हम? लाइन सेगमेंट कह देते हैं। तो खाली लाइन सेगमेंट से बनी हो तो मैं कितनी लाइनों को ड्रॉ करूं? अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये क्या पॉलीगन है? तो नहीं है, क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है ही नहीं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट ये रहा। अगर मैं दो साइडों को ले लेता हूँ, एक साइड दो साइड, ये हो गई हमारी वन साइड या वन लाइन सेगमेंट, ये हो गई हमारी टू लाइन सेगमेंट। अगर मैं दो लाइन सेगमेंट ले लेता हूं तो भी ये क्लोज नहीं है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंडिंग पॉइंट बी है। अब मुझे कम से कम कितनी चाहिए? कम से कम कितनी चाहिए होती है? तीन। कम से कम मैंने ए से स्टार्ट करा, बी पे गए, बी से स्टार्ट करा, सी पे गए, सी से स्टार्ट करा, ए पे गए। तो ए से चले थे, ए पे लौट के आ गए। तो ये क्या बन गया हमारा? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये क्या बन गया हमारा? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व। ऐसी मैं कितनी साइड का बना सकता हूँ? चार साइड का बना सकता हूँ। ऐसी एक दो तीन चार, ये क्या हमारा? एक पॉलीगन है। अगर मैं ऐसे बनाने लग जाऊँ, ये एक, और ये मैंने इसमें ऐसे कर्व डाल दिया, और फिर ये मैंने इसको क्लोज कर दिया तो ये हमारा पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया है? कर्व आ गया। ये खाली लाइन सेगमेंट नहीं रहा। तो ये वाला हिस्सा क्या नहीं है हमारा? लाइन सेगमेंट। इसलिए हम इसको क्या नहीं कहेंगे? पॉलीगन नहीं कहेंगे। तो पॉलीगन क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि किससे मिलकर बना हो? लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। अगर हमारा कम से कम कितनी साइड चाहिए हमें? तीन। तो तीन साइड से अगर मिलके बनता है, तीन साइड से जो मिलके बनता है उसको क्या कह देते हैं हम? थ्री साइड वाले को कह देंगे हम ट्राइंगल। थ्री साइड वाले देंगे ट्राइंगल, जिसकी हमारी चार साइड, तो चार क्या कह देते हैं हम? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। जिसकी पांच साइड होती है उसको क्या कह देंगे? पेंटागन। पांच साइड वाले को पेंटागन। छह साइड वाले को कह देते हैं हम हेक्सागन। छह साइड वाले को क्या कह देंगे हम? हेक्सागन। जिसकी हमारी सात साइड होंगी, सेवन साइड्स होंगी, उसको क्या कह देंगे हम? हेप्टागन। हेप्टागन। जिसकी हमारी आठ साइड होंगी, आठ साइड वाले को क्या कह देंगे? ऐसी एक क्लोज्ड फिगर जिसकी आठ साइड दे रखी हो उसको कह देते हैं हम ऑक्टागन। जिसकी हमें नाइन साइड दे रखी हो, नाइन साइड वाले को कह देते हैं हम नैनागन। और जिसकी 10 साइड दे रखी हो उसको क्या कह देंगे हम? डेकागन। तो ये रहता है हमारा टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन के अंदर हमारे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन ये सब आते हैं। अब इसके अंदर बस आपको ये याद रखना है कि सबसे कम कितनी साइड होनी चाहिए? तीन साइड। तो तीन साइड से मिलके क्या बन जाता है? हमारा एक पॉलीगन बन जाता है। अब इसी बेसिस पर अभी हमने क्या करा कि ये पॉइंट दे रखा है, एक ये पॉइंट दे रखा है, इसकी जितनी भी साइड सबके दे रखे होंगे, जितनी भी इसकी साइड्स होंगी उतनी हमारे वर्टेक्सेस होंगे। अगर हम इसके अपोजिट वर्टेक्सेस को क्या करते हैं? मिला दें। अगर वर्टेक्सेस को क्या कर दें? मिला दें, तो उसको क्या कह देंगे हम? डायगोनल। जैसे ये वाला पॉइंट, एक मैं अलग मार्क कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट, रेड वाला पॉइंट, मैं इन लाइंस को क्या करने लग जाऊँ? जैसे मान लो कि ये वाला पॉइंट, 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 तो ये वाला इसका क्या है? एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब इसका पड़ोसी वाला पॉइंट। एडजेसेंट जहां भी लिखा आ जाए उसका मतलब क्या है? पड़ोसी वाला पॉइंट। तो ये इसका क्या है? एडजेसेंट। 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 तो ये सब पॉइंट जो है इसके ये पड़ोसी वाले हैं, नजदीक वाले हैं। अगर इन पॉइंटों को क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए। जैसे ये लाल वाला जो है ये इस नीले से नहीं मिला हुआ है, तो मैंने इसे मिला दिया, तो ये हमारा क्या गिना जाएगा? एक डायगोनल गिना जाएगा। ऐसी सेम मैंने इसको इससे मिला दिया, तो ये भी क्या बनेगा? एक डायगोनल बनेगा। अभी ये वाला लाल वाला इससे लाल से नहीं मिला हुआ है, तो ये भी क्या है? एक डायगोनल है। मैंने इसको इससे मिला दिया, ये भी क्या है? एक डायगोनल है। ऐसी मैंने इसको इससे मिला दिया, ये भी क्या है? एक डायगोनल है। डायगोनल का मतलब होता है कि जो भी अपोजिट दे रखे हैं,
जो भी अपोजिट दे रखे हैं या फिर नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्सेस है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो कि लगातार नहीं है, कोई भी एडसेंट नहीं है, उन्हीं को क्या कर दो, मिला दो, उन्हीं को क्या कह देते हैं हम, डायगोनल्स कह देते हैं। तो इसके कितने डायगोनल आए, 5 डायगोनल आए टोटल, 1 2 3 4 और 5। सेम अगर मैं इस ट्राइंगल के बनाने लग जाऊँ, इस ट्राइंगल के बनाने लग जाऊँ, तो ये एक पॉइंट है हमारे पास और ये एक पॉइंट है। अगर मैं इसको क्या करने लग जाऊँ, मिलाने लग जाऊँ, तो कोई कॉन्जिक्यूटिव नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है। ये इसका देखो, ये पहले से इससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है, ये लाइन जा रही है इधर से, ये वाली, तो ये मिला हुआ है, ये वाली, तो ये भी मिला हुआ है, ये वाला इससे 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 मिला हुआ है। तो ये हमारा क्या नहीं कहलाए जाएंगे, इसके अंदर डायगोनल होंगे ही नहीं। तो इसके अंदर डायगोनल कितने होंगे, 0। सेम इसके अंदर ये वाला पॉइंट ए बी सी और डी, इसके 4 पॉइंट मान लिए। अब हमें पता है कि ए वाला बी से मिला हुआ है पर ए वाला सी से नहीं मिला हुआ, तो ए को सी से क्या कर दो, मैच कर दो, इसी को क्या कह देंगे हम, डायगोनल कह देंगे। ऐसे सेम बी से किसको मैच कर दो, डी को। ऐसे सेम हम इसके मिला देंगे, ये वाला इससे मिल गया, ये क्या डायगोनल, ये वाला इससे मिल गया, ये भी क्या है, डायगोनल है। ऐसे हम इसके मिला देंगे, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, क्योंकि मिले नहीं हुए। ऐसे सेम इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो ये सब क्या हमारे डायगोनल बन गए। अब हमें कैसे पता पड़े कि किसी भी फिगर के अंदर, किसी भी पॉलीगन के अंदर कितने डायगोनल बन सकते हैं। अब 1 2 का तो हम पता लगा सकते हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ये 4 साइड है इसकी, तो उसको क्या कहेंगे हम, क्वाड्रिलेटरल कितने के अंदर कितने बनने हमारे, 2 बनकर ही निकल रहे हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कि नंबर ऑफ डायगोनल कितने आएंगे। तो कोई भी फिगर दे रखी हो तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है n ब्रैकेट n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, n ब्रैकेट n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। n मानी क्या है यहाँ पर, n मानी क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक हेक्सागन है, क्या है मेरे पास, एक हेक्सागन है। अब मुझे पता है कि हेक्सागन की कितनी साइड होती हैं, 6, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। n की वैल्यू 6 हो गई, तो हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो n की वैल्यू आई 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 6 में 3 गया 3 डिवाइडेड बाय 2, और 2 से 3 को काट दिया और 3 3 जा 9 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, हेक्सागन के कितने अंदर डायगोनल बनेंगे हमारे, 9 बनेंगे। ऐसे अगर हम पेंटागन के अंदर निकालें, अभी हम ऐसे ही पेंटागन के अंदर निकालें, तो पेंटागन के अंदर कितनी साइड होती है हमारी, n कितनी होती है, 5। सेम रख के देख लेते हैं 5, तो n की जगह पर लगा 5, फिर 5 में से 3 घटा दो, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 2। तो 5 और 5 में से 3 गया 2 डिवाइडेड बाय 2, और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया हमारा 5। कितने डायगोनल निकल के आते हैं हमारे, 5 डायगोनल निकल कर आते हैं। जैसे ये वाला फिगर दे रखा है, ये वाला, इसके अंदर डायगोनल गिन के देखो तो ये एक, ए से लेके बी तक 1, बी से लेके सी तक 2, और ए से लेके डी तक 3, और इस वाले ऊपर वाले पॉइंट से हमारे 2 बनने, एक तो सी से जोड़ देंगे, एक बार डी से। तो कितने बैठे टोटल हमारे, 5 डायगोनल्स बैठे। तो हम कैसे पता लगा पाते हैं, तो हमारे लिए फॉर्मूला है हमारे पास n ब्रैकेट n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे कमेंट के अंदर बताना कि n की वैल्यू अगर 9 दे रखी है, नैनागन है, तो हमारे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने निकल कर आएंगे। आगे देखते हैं, तो आगे पॉलीगन के कितने टाइप होते हैं हमारे, 2। ये किसके बेसिस पर है, हमारे एंगल के बेसिस पर है। तो 2 होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसका हर एक एंगल अंदर का इंटीरियर एंगल, जिसका इंटीरियर एंगल लिख लेना यहाँ पर, जिसका इंटीरियर एंगल 180 से क्या है, सब छोटे आए, 180 से सब छोटे आए, उसी को क्या कह देते हैं हम, कॉन्वेक्स एंगल कह देते हैं। कॉनकेव एंगल क्या है, कॉनकेव एंगल वो है जिसका एक इंटीरियर एंगल, एक कम से कम एक एंगल 180 से क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए। जैसे ये फिगर देखो, तो इस फिगर के अंदर सभी एंगल क्या हैं, 180 से सभी छोटे हैं। ये वाली फिगर हो गई, तो इसमें सब क्या है, 180 से छोटे हैं। 180 का कैसे पता लगाओगे, तो जैसे इस वाली फिगर में देखो, तो मैं एक यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाऊं इस फिगर के अंदर,
तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये क्या है, हमें 180 रिप्रेजेंट करती है। तो ये वाला इधर की तरफ एंगल और इधर की तरफ एंगल, ये वाला पार्ट जितना भी है ये क्या है हमारे लिए, सब फालतू का एरिया, ये वाला और एक ये वाला सब एक्स्ट्रा आया। तो एक्स्ट्रा आया तो 180 से क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। तो इसी को क्या कह देंगे हम, कॉनकेव कह देंगे। तो कॉन्वेक्स क्या है, जिसका 180 से सभी एंगल 180 से छोटे हों तो कॉन्वेक्स, और सब एक एंगल कम से कम अगर 180 से बड़ा है तो कॉनकेव एंगल कह देंगे। इसके भी जैसे ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है 90, तब क्या है 180 से छोटे हैं तो इसको क्या कहेंगे हम, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में हमें आपको हमेशा क्या दिखेगा, बी बनता हुआ दिखेगा। जैसे ये फिगर बनाया तो इस वाले फिगर में ये आपको वी बनता हुआ दिखेगा, जिसमें भी वी बनता हुआ दिख जाए उसी को क्या कह देंगे हम, कॉनकेव कह देते हैं। इसी बेसिस पे पॉलीगन के दो टाइप और हैं और ये सबसे ज्यादा लगते रहते हैं, लिखता हुआ देता रहेगा। तो रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन के अंदर फर्क क्या है, रेगुलर होते हैं जिसकी जितनी साइड्स हैं, जितने भी एंगल हैं वो सब क्या हों, इक्वल हों, ऑल साइड्स एंड एंगल आर इक्वल, उसी को क्या कह देंगे हम, रेगुलर पॉलीगन। और इरेगुलर पॉलीगन किसे बोलेंगे, जिसकी भी साइड्स और एंगल क्या ना हो, इक्वल ना हो। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर, और तीनों एंगल कितने के होते हैं हमारे, 60 डिग्री के रहते हैं। तो जिसके तीनों एंगल तीनों साइड दोनों क्राइटेरिया पास होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि एक ही क्राइटेरिया पास हो, तीनों एंगल तीनों साइड, जितनी भी साइड है जितने भी एंगल हैं वो सब क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो जितनी भी साइड्स हैं, तो 3 साइड है इसकी तीनों बराबर हैं, और 3 एंगल है इसके वो तीनों एंगल ही बराबर हैं। तो उसी को क्या कह देते हैं हम, इक्विलेटर, और वो किसकी श्रेणी में आता है, रेगुलर पॉलीगन। ऐसे सेम स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं, बराबर, पर इसका हर एक एंगल भी कितने का होता है, 90 का। ये आगे आप पार्ट 2 में, जो पार्ट 2 इसका जो दे रखा है उसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएंगी। तो ये सब कितने के आएंगे, सब 90 डिग्री के ही आएंगे। तो ये सब 90 डिग्री के हैं तो सब एंगल बराबर है, और जितनी भी साइड्स हैं वो सब क्या है, आपस में बराबर है, तो इसलिए क्या कह देंगे, इसको रेगुलर पॉलीगन कह देंगे। इर्रेगुलर के अंदर देखें तो जैसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर, पर हर एक एंगल क्या होता है, इक्वल। हर एक एंगल क्या है, 90 का। तो एंगल तो बराबर है पर उसकी साइड बराबर नहीं है, उसको इसलिए क्या कह रहे हैं हम, इर्रेगुलर पॉलीगन। ये ध्यान रखना कि दोनों क्राइटेरिया पास होनी चाहिए, साइड भी इक्वल होनी चाहिए और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम, रेगुलर। अगर नहीं है एक भी चीज बराबर, एक भी कंडीशन को फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या कह देंगे हम, इर्रेगुलर पॉलीगन कह देंगे। तो जहां पर भी आपको रेगुलर पॉलीगन लिखा आ जाए उसका मतलब ये समझ लेना उसकी साइड सब बराबर है और एंगल भी सब बराबर है। आगे समझते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी को समझने से पहले कुछ हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करेंगे। अब एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जितनी भी इंटीरियर एंगल दे रखे हैं हमें, इंटीरियर एंगल का मतलब है जैसे ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल सिर्फ ये, जैसे रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के अंदर वाले एंगल ये, तो इन सब का सम क्या आएगा, रेक्टेंगल छोड़ो क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल जैसे मैंने बोला पेंटागन, तो पेंटागन के कौन कौन से एंगल, ये वाला और ये वाला, इन सब का एंगल का सम कितना आएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड होंगे वैसे वैसे एंगल भी बदलता हुआ चला जाएगा। तो इन सब का सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हैं उनमें से 2 घटा दो और 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल का पता है कि कितना होता है सम ऑफ एंगल, 180। जैसे ट्राइंगल देखो तो ट्राइंगल की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है हमारी, 3। तो ट्राइंगल की नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3। तो इससे फॉर्मूले से लगा लेंगे हम सम ऑफ एंगल। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना आएगा, n-2 इंटू 180। n की वैल्यू आ गई 3, तो 3 - 2 इंटू 180,
तो ये कितनी आ जाएगी हमारी 1 इंटू 180, तो आंसर कितना आ गया हमारा 180 निकल कर आ गया। तो ये जो 180 निकल कर आया ये हमें पहले से पता था और इस फॉर्मूले निकल कर आ जाता है। सेम हम रेक्टेंगल का निकालेंगे, तो रेक्टेंगल का निकालने के लिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4, क्योंकि रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं हमारी 4 रहती हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का हमें पता है कि कितना होता है 360। तो क्वाड्रिलेटरल का छोड़ो, हम निकालते हैं पेंटागन का। तो पेंटागन की साइड कितनी होती हैं, पेंटागन की साइड कितनी होती है 5। तो 5 निकालने के लिए सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला n-2 इंटू 180, तो n की वैल्यू आ गई 5 - 2 इंटू 180, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3 इंटू 180 और 18 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 540। तो हमारा कितना आ गया सम ऑफ एंगल 540। अब आपको एक पैटर्न देखने को नजर आएगा। पैटर्न क्या है कि पहला एंगल आया 180, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180, और क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360, और अगला क्या होगा 540। मतलब इन सबके बीच में गैप कितने का है 180 का। अगर हमें 4 साइड का निकलना हो तो इसी में 540 में 180 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 720। तो मतलब सम ऑफ एंगल में जो गैप रहता है, बीच का जो गैप है वो कितना रहेगा 180 डिग्री का रहता है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है n-2 इंटू 180। ऐसी सेम हम सम ऑफ एंगल देखेंगे एक्सटीरियर का कितना निकल कर आएगा। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना निकल कर आएगा। तो एक्सटीरियर एंगल होता क्या है सबसे पहले तो जैसे ये हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, तो ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ट्राइंगल का ये वाला एंगल और ट्राइंगल का ये वाला एंगल, तो ये तीनों एंगल क्या हो गए हमारे एक्सटीरियर। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर इज इक्वल टू 360। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना निकल कर आएगा हमारा 360 डिग्री निकल कर आएगा। तो इन तीनों एंगलों का सम, ये ए बी और सी, इन तीनों को अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा 360। सिंपल। अगर ट्राइंगल है तो भी 360, क्वाड्रिलेटरल है तो भी 360, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन, इनमें से कोई भी पॉलीगन है तो हमेशा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना आने वाला है 360। किसी पूछे लगा दो आंख बंद करके 360, तो ये हमेशा फिक्स रहता है, ये नंबर ऑफ साइड पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, तो आगे हम समझते हैं। जैसे आपसे पूछ ले पेंटागन का, तो सिंपल क्या लगा दो आप 360। तो जिसका भी पूछे हमेशा क्या आने वाला है 360 आने वाला है। अगर ईच का फॉर्मूला पूछ ले, ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अगर आपसे ईच एक्सटीरियर एंगल पूछने लग जाए, ईच एक्सटीरियर एंगल एक कितने का होगा, एक कितने का, तो ईच का जब भी फॉर्मूला पूछे तो उसे ईच वाले, तो सम को किससे डिवाइड कर दो n से डिवाइड कर दो, आपको क्या पता पड़ जाएगी ईच पता पड़ जाएगी। जैसे मान लो कि ये 360 है, तो 360 रुपये, 360 रुपये हैं। अब ट्राइंगल के पास कितनी साइड्स होती हैं, उसके कितने बच्चे होते हैं 3, तो हमें एक एक करके तीनों में बांटना है। तो कितने कितने बांटोगे, तो 120 120 120। तो सबसे पहले उसे क्या करोगे, जितनी भी चीज दे रखी है उससे क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। तो हमने किससे डिवाइड कर दिया, उसे n से डिवाइड कर दिया। तो जब भी आपसे ईच पूछे तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल को किससे डिवाइड कर दो n से, तो आपको क्या पता पड़ जाएगी ईच एक्सटीरियर एंगल पता पड़ जाएगी। सिंपल है। ऐसे ही आगे हम ईच इंटीरियर एंगल देखते हैं, ईच इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना आया था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना आया था n-2 इंटू 180, और इसे किससे डिवाइड कर दो n से डिवाइड कर दो पूरे नंबर को, तो आपको क्या पता पड़ जाएगी ईच इंटीरियर एंगल पता पड़ जाएगी। जैसे हमने ये पिछली वाली स्लाइड में निकाला था कि एक एंगल कितने का आएगा, ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये वाला सिर्फ किसके लिए लगेगा रेगुलर पॉलीगन के लिए, जिसके सभी एंगल क्या हों बराबर हों। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कहीं भी लगाओ, रेगुलर के लिए ईच वाले फॉर्मूले लगते हैं। ये वाला भी फॉर्मूला कहाँ लगेगा रेगुलर पॉलीगन के लिए, रेगुलर
पॉलीगन। तो ये ईच एक्सटीरियर एंगल और ये जो ईच इंटीरियर एंगल है ये हमेशा किसके लिए लगने वाले हैं, रेगुलर के लिए। अब जैसे ये हमने निकाला था कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना आता है, 360। अब हमें बताया कि नंबर ऑफ साइड कितनी होती है क्वाड्रिलेटरल की, 4। तो 4 से 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। इसलिए तो स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है, इसलिए रेक्टेंगल का हर एंगल 90 रहता है। तो ये वाले जो जितने भी फॉर्मूले हैं यही इसी चैप्टर के अंदर मेन पोर्शन कैरी करते हैं। कंक्लूजन समझते हैं कि हमने अभी तक कौन से पढ़ लिए। तो सबसे नंबर ऑफ डायगोनल का, तो नंबर ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला n गेट n-3 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180। ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है कि ईच इंटीरियर एंगल का मतलब है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल को किससे डिवाइड कर दो, n से डिवाइड कर दो। ऐसी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल तो वो होता है हमारा 360। ऐसी ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360/n। तो अभी तक आपने ये सब फॉर्मूले पढ़े हैं, 5 फॉर्मूले। एक ऐड कर लो इसके अंदर कि अगर हम इंटीरियर एंगल, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एट सेम पॉइंट, इंटीरियर और एक्सटीरियर को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, हमेशा 180 आएगा। इंटीरियर और एक्सटीरियर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमेशा 180 आएगा। वैलिड कहाँ पर है, ये वैलिड कहाँ पर है, तो जैसे कि ये तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, इसी क्वेश्चन वाला एंगल निकालना हो, इसी क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल पूछा हो ये वाला, और ये हमें पता है कि ये 50 का है। तो इन ये वाला क्या है, एक्सटीरियर, ये वाला एक्सटीरियर, और ये वाला क्या है, इंटीरियर। तो एक ही जगह है तो इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। इन दोनों का सम कितना आने वाला है, 180 आने वाला है। तो ये एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों कहाँ पर होनी चाहिए, एक लाइन पर ही होनी चाहिए। जब ये हमारा सम जो है वो कितना आएगा, 180 आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये एक्सटीरियर ये और इंटीरियर ये वाला लेके बैठ गए तो उन दोनों का सम क्या नहीं होगा, 180 नहीं होगा। तो ऐसे हम आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। कंक्लूजन अभी तक आपने पढ़ लिया होगा कि ये 6 फॉर्मूले हैं हमारे पास, और इन्हीं 6 फॉर्मूले से हमारा क्या होने वाले हैं, आगे के क्वेश्चंस होने वाले हैं। और पार्ट 2 में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसकी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही हम बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाला भी एंगल क्या है हमारा, एक्सटीरियर, ये भी क्या है, एक्सटीरियर, ये भी क्या है, एक्सटीरियर, और ये भी क्या है, एक्सटीरियर। तो सभी एंगल क्या है हमारे, एक्सटीरियर। तो हमारा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360। तो इन सब का सम कितना आने वाला है, 360। तो x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 इज इक्वल टू कितना आने वाला है हमारा, 360 आने वाला है। तो 90 और 50 कितना हो गया हमारा, 140, और 140 और 110 कितना हो गया हमारा, 250, और 250 उधर जाएगा हमारा माइनस, तो 3 आ गया 250। तो x की वैल्यू आ जाएगी 110 निकल कर आ जाएगी। तो हमारी ये सब ये एंगल क्या दे रखे थे, एक्सटीरियर, इसलिए इन सबको प्लस कर आ जाएगा हमारा 110 निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के भी अंदर ये क्या दे रखा है हमारा, एक्सटीरियर, ये भी क्या एक्सटीरियर, और ये भी क्या है एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर की कोई भी फिगर हो, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, तो हमेशा आंसर कितना आता है हमारा, 360 ही निकल कर आता है, सम ऑफ ऑल एंगल। तो ऐसे सेम हो जाएगा, ये भी 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। तो 125 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। ऐसे सेम ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 360, और 360 में से 250 को क्या कर देंगे, माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110 निकल कर आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 110 निकल कर आ गई। अब जहाँ पर भी ये तुम्हें बॉक्स बना दिख जाए, जहाँ पर भी ये बॉक्स बना हुआ दिख जाए,
तो इस बॉक्स का मतलब होता है 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री है, तो ये साइड वाला भी कितना होगा 90, क्योंकि हमें पता है कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इज इक्वल टू क्या होता है 180। तो इंटीरियर हमें दे रखा है 90, तो एक्सटीरियर भी कितना होगा 90, क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 180। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। सेम ये वाला यहाँ पे भी बॉक्स बना हुआ है, तो ये भी 90 है। और ये सभी एंगल क्या है हमारे एक्सटीरियर है। ये एंगल क्या है एक्सटीरियर, तो ये हो गया हमारा 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 360। इन सबको प्लस करेंगे तो 90 90 180, 180 और 60 240, और 240 और 70 310। तो 310 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या आ गई 360 माइनस 310, तो x की वैल्यू आ गई हमारी, तो ये क्या निकल कर आ गई हमारी x की वैल्यू निकल कर आ गई। तो ये जितने भी सवाल थे अभी किसके ऊपर चल रहे हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल के ऊपर चल रहे हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। हमें वो भी किसकी, रेगुलर पॉलीगन की, एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का हमें पता है फॉर्मूला होता है 360 अपॉन n। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल को किससे डिवाइड कर दो n से। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमें पता है कि 360 अपॉन n। अब ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है हमें 40, तो 45 किसके बराबर हो जाएगा 360 अपॉन n की। n जाएगा ऊपर और 45 कहाँ जाएगा नीचे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई किसमें आ जाता है हमारा डिवाइड में। तो n की वैल्यू n हो जाएगा 360 अपॉन 45, तो ये हो गया 5 9 जो 45, और या फिर आप सीधे 45 से क्या कर दो, इसको कैंसिल आउट कर दो, तो 45 हो गया 90, ऐसे 90 90 चार बार, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8 निकल कर आ जाएगा। आप कट करोगे तो आपका सिंपली इजीली निकल आएगा। तो 45 को 360 से हमने डिवाइड करा तो कितना आ गया हमारा 88 निकल कर आ गया। सेम अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। अब के नंबर ऑफ साइड कितनी दे रखी है हमें, नंबर ऑफ साइड्स कितनी दे रखी है 9, और 9 को ही क्या कह देते हैं हम, 9 को ही क्या कह देते हैं हम नैनाघन कह देते हैं। हमें बताना है ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n। तो ये आ जाएगा 360 अपॉन 9, और 9 से इसको काटा 9 4 जा 36। एंगल कितने नैनाघन, तो वो होता है हमारा 40 जब वो रेगुलर है। इरेगुलर में हम भी नहीं बता सकते ना आप बता सकते कि कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, क्योंकि इरेगुलर में हर एक एंगल क्या होता है अलग होता है। सेम आगे चलते हैं, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन, कितनी साइड होंगी एक रेगुलर पॉलीगन के पास कि उसका हर एक एंगल कितना हो एक्सटीरियर 24 हो। तो ये सेम सवाल पिछले वाले की तरह है। तो यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल कितना था हमारा 45, पर यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारा 24 दे रखा है। तो कमेंट के अंदर बताना कि इसका आंसर कितना निकल कर आ रहा है। आगे देखते हैं, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट इंटीरियर एंगल इज 165। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या दे रखा है हमें, ईच इंटीरियर एंगल ये दे रखा है हमें 165 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है हमारा n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 165। अभी नीचे डिवाइड का n है, तो ये कहाँ चला जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया हमारा n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 165 n को कहाँ भेज दिया हमने, इधर भेज दिया, ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया। अब 180 का एक बार n से मल्टीप्लाई कर दो, 180 का एक बार n से, और 180 का एक बार 2 से, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के अंदर दोनों के अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो 18 2 जा 36, ये आ गया 360। ये प्लस का 165 उधर जाके माइनस का, और माइनस का 360 इधर जाके प्लस का, तो 180n माइनस 165n इज इक्वल टू
360। अगर आपको ये इधर से उधर नहीं करने आते तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की वीडियो पड़ी हुई है, उसे जल्दी से जाके देख लो। तो 180 में से 165 गए तो ये कितना आ जाएगा 15n इज इक्वल टू 360। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 अपॉन 15, और 15 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60। तो हमारी कम से कम कितनी साइड निकल कर आएंगी 24 साइड्स निकल कर आएंगी। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा था इंटीरियर एंगल, और ये ज़्यादातर एमसीक्यू सवाल में पूछा जाता है। अभी इस चैप्टर में हम एमसीक्यू सवाल डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम पहले बेस बना रहे हैं। आपका अगर बेस बन जाएगा तो आप एमसीक्यू सवालों को उड़ाने लग जाओगे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन का हमें ईच इंटीरियर एंगल बताना है। तो ईच इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला वो है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। तो n की वैल्यू क्या होती है ऑक्टागन में, n की वैल्यू क्या हो जाती है 8। ऑक्टागन में n की वैल्यू क्या हो जाती है 8। तो यहाँ लगाएंगे हम 8-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 8। तो 8 में से 2 गया 6 अपॉन 8 इंटू 180। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ये आ गया 90 और 2 से काटा ये आ गया 45। 45 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3 से, तो 45 का 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। तो ऑक्टागन का ईच इंटीरियर एंगल कितना निकल के आएगा 135। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल इज 45। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है और ये मैंने पीछे करा दिया है, इसे छोड़ो। आगे चलते हैं हम लास्ट की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। सबसे कम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, तो सबसे कम साइड कितनी होती है। सबसे कम साइड कितनी होती है हमारी, n की वैल्यू कितनी होती है 3। तो इसी का क्या निकाल दो ईच इंटीरियर एंगल निकाल दो, हमें पता पड़ जाएगा कि सबसे कम एंगल क्या होता है। तो ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, तो ये क्या फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। तो n की वैल्यू आ गई 3-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 में से 2 गया 1 और 1 का 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 180 अपॉन 3 और 3 से काट दिया कितना आ गया 60 निकल कर आ गया। तो सबसे कम एंगल क्या होगा इंटीरियर 60 का हो सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है तो n की वैल्यू क्या लगाओ दोबारा से 3 लगा दो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए भी। ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो सबसे कम जैसे हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है, ईच एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है वो है 360 अपॉन n। 360 अपॉन n। अब n जो है ये वाली सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए, मैक्सिमम निकालना है तो ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए सबसे छोटी। अगर यहाँ पे की जगह 4 लगा दो, पहले मैं 3 लगा के दिखाता हूँ। तो 360 अपॉन 3, तो 3 से कैंसिल आउट कर दिया कितना आ गया 120 निकल कर आ गया। अगर मैं यहाँ 4 लगाता तो आंसर आता 90। अगर मैं छोटा आता, अगर मैं 6 लगाता तो और छोटा आ जाता। तो मैं एक्सटीरियर एंगल का मिनिमम तो नहीं निकाल पाऊंगा, एक्सटीरियर एंगल का तो मिनिमम तो निकल कर नहीं आएगा और इंटीरियर एंगल का मैक्सिमम नहीं निकल कर आएगा। तो इंटीरियर एंगल में जो मिनिमम एंगल है होता है 60 और एक्सटीरियर एंगल में जो मैक्सिमम एंगल है वो कितना हो सकता है हमारा 120। और ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे ज़्यादातर पूछ लिया जाता है एएमयू के अंदर। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना है 60, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना है 120, पर मिनिमम एक्सटीरियर एंगल नहीं निकाल पाओगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, याद रखना। तो यही आगे वाले लेक्चर के अंदर हम समझेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है और उसके कितने कितने टाइप्स हैं। और आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि स्क्वायर रेक्टेंगल होता है या रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, या जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सब पैरेललोग्राम होते हैं या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं या फिर रोम्बस होते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और प्रॉपर्टीज भी आपको याद हो जाएंगी। तो आप जितने भी ये मैंने आज क्वेश्चन कराए इनकी तैयारी करो, इन्हीं के ऊपर सवाल लगाने की कोशिश करो। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कराया तो जल्दी से कर लो 84398444 को, और एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी और टेलीग्राम चैनल हो जाओ।